हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग प्रतिदिन क्विज के अंत में क्वेश्चन पूछते हैं। कल का मेरा क्वेश्चन क्या था बाबू? कल का मेरा क्वेश्चन क्या था? ठीक है, तो कल का मेरा क्वेश्चन था दोस्त कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। कैंसर में होता है क्या बाबू? कैंसर में क्या होता है? तो कैंसर में दोस्त कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि हो जाता है। कोशिकाओं के में अनियंत्रित वृद्धि हो जाता है। उसमें WC प्रभावित होता है, नहीं वाइट ब्लड कार्पल्सल्स प्रभावित हो जाता है। अगर क्या होता है कि कैंसर अगर होगा तो ये सब आपको और भी प्रकार के बहुत सारा बीमारियाँ जकड़ लेगा। ठीक है, एक तो मेन काम है इसका क्या चीज़? तो कोशिकाओं में अनियंत्रित, कोशिकाओं की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि, खूब वृद्धि होने लगेगा। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 9 नवंबर को। 9 नवंबर को प्रतिवर्ष कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जबकि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कब? 4 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्त, हर रोज़ की भांति आज भी मेरे पास टीम ए है और टीम बी है। जो हम टास्क दिए थे यानी जनवरी से लेकर अप्रैल तक, कल का मेरा टास्क था कि आप लोग याद करके आइएगा। उसमें से ये लोग बताएंगे, याद करके आया है मेरा भाई लोग, बहन लोग। आइए हम इन सब से एक एक करके क्वेश्चन पूछते हैं। बताइए, लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। बहुत बढ़िया। बताइए, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। देखिए, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाना स्टार्ट हुआ दोस्त? ध्यान से सुनिएगा। कब? तो देखिए 9 जनवरी क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। कब? 9 जनवरी 1915 को। और उसी दिन की याद में क्या किया जाता है कि प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। यानी विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। हास्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। विश्व ठहाका दिवस भी 10 जनवरी को मनाया जाता है। कोई दिक्कत? बताइए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। नहीं, अगर विश्व युवा दिवस कहेगा तो 12 अगस्त हो जाएगा। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को प्रतिवर्ष। अच्छा, 12 अगस्त को ही हाथी दिवस भी मनाया जाता है। यानी हाथी दिवस भी कब मनाया जाता है बाबू? 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब भारत में शुरू हुआ था? 1992 में। 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1992 में। और टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था इंडिया में? तो 1973 में। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। खुद ही कहते UNEP की स्थापना 1972 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुआ था 1972 में। उसके उपरांत भारत में 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत इंदिरा गांधी ने की थी। किसने? इंदिरा गांधी ने की थी। ठीक। आइएगा, इंदिरा गांधी का जन्म पूछेगा कि कब हुआ था? तो 1917 में। अब मृत्यु कहेगा तो 31 अक्टूबर 1984 को। 1984 में ही राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री, समझ में आ रहा है ना? अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने जब एयरपोर्ट पर इंदिरा गांधी से मिला तो इंदिरा गांधी ने पूछा कि भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखता है? तो उनका जवाब था क्या? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कोई दिक्कत? बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। बताइए, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को प्रतिवर्ष थल सेना दिवस यानी आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। कब? 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। आर्मी के कहेगा कि आर्मी के बताइए उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो उधमपुर। कहाँ है? उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर में है। कोई दिक्कत है? उत्तरी कमांड का उधमपुर है। कोई डाउट? आइए, बताइएगा, भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है?
25 जनवरी को भारत पर्यटन दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही भारत में क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। भारत में संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को। कोई दिक्कत है? संविधान बनकर पूर्णतः तैयार तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। बताइए कि संविधान सभा को कब अंगीकार किया गया था? संविधान को कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। तो बताइए उस समय कितना अनुच्छेद लागू हुआ था? ये बता दीजिए, बताइए। 15। एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होगा? 15 आर्टिकल क्या हुआ था? लागू हुआ था। कोई दिक्कत है? चलिए दोस्त, तो जब संविधान अंगीकृत किया गया था तो कितना अनुच्छेद लागू हुआ था उस समय? 15 आर्टिकल अनुच्छेद हुआ था। कौन कौन बाबू लागू हुआ था? 5। कौन कौन? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 392, 93। ठीक है दोस्त, यानी 5, 6, 7, 8, 9 तक था। उसके बाद में 60 था। उसके बाद में 324, 324 के बाद 366, 367 था। और उसके बाद में 392, 356 हो गया ना, 352 भी था ना, 352, 56 और 60। ठीक है, ये सब जो था ना दोस्त, ये सब लागू हो गया था कब? जब 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था, तब 15 आर्टिकल टोटल लागू हो गया था। जबकि टोटल आर्टिकल्स कितने थे, यानी टोटल अनुच्छेद कितने थे बाबू? 395। 395 में केवल 15 अनुच्छेद ही 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। कोई दिक्कत है? अच्छा, जब संविधान निर्माण हुआ था तो उसमें 22 भाग, कितना? 22 भाग, 14 भाग, 14, 8 कितना होता है? 22, 14 भाग था। 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ। अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। कोई दिक्कत है? तो अब वर्तमान में पूछेगा कितने भाग हैं? 22 भाग हो गया। कोई दिक्कत? अब बताइए कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है और कितना? 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सर बताइए मौलिक कर्तव्य जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्य था कि नहीं? तो उस समय संविधान निर्माण के समय मौलिक कर्तव्य का कोई जिक्र नहीं था। हुआ था क्या कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया संविधान में, सभा में। भाग कितना में? मौलिक कर्तव्य 4 के क, 4 के क में मौलिक कर्तव्य नहीं। कोई दिक्कत है? अनुच्छेद 51 के क, 51 के सब गुल। कोई दिक्कत है? समझ रहे हैं ना दोस्त? आइए, ठीक, चलिए दोस्त, नेक्स्ट मेरा है बाबू कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस 26 जनवरी को। बताइए सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। कुष्ठ निवारण दिवस कब? कुष्ठ रोग निवारण दिवस 30 जनवरी को। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सर्वोदय दिवस की स्थापना किसने किया था? सर्वोदय दिवस का स्थापना 30 जनवरी 1950 के सर्वोदय का स्थापना हुआ था। ठीक, सर्वोदय का स्थापना जयप्रकाश नारायण। कोई दिक्कत है? आइए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। ठीक, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है यह। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। ठीक है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बताइए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस
केंद्रीय औद्योगिक के और लिखा है ना, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस 10 मार्च को। बहुत बढ़िया। बताइए विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। बहुत बढ़िया। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए विश्व खुशहाली दिवस एवं विश्व गौरैया दिवस दोनों कब मनाया जाता है? 20 मार्च को ही विश्व खुशहाली दिवस दोस्त और विश्व गौरैया दिवस। हाल ही में भारत का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा स्थान है? 126वां। कौन सा है? 126वां। और शांति में भी कौन है? 126वां स्थान है। यानी भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स में भी 126वां स्थान है और पीस इंडेक्स में भी कितना है? 126वां। खुद ही कहते। आइए बताइएगा कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस 23 मार्च को। भौसुरा की मृत्यु दोस्त 23 मार्च 1931 को हुआ था। बताइए विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राम मनोहर लोहिया जयंती 23 मार्च राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। बहुत बढ़िया। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस 24 मार्च को। बहुत बढ़िया। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च को बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस के रूप में यानी बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 26 मार्च को। यह पेपर में कई बार पूछा है। बताइए गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस 25 मार्च को। विश्व थिएटर या रंगमंच दिवस 27 मार्च को। बहुत बढ़िया। यानी विश्व थिएटर और रंगमंच दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 27 मार्च को। बहुत सुंदर, बेमिसाल। बताइए विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस बहुत बढ़िया। अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था मऊ मध्य प्रदेश में। मऊ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में बताइए कुल कितने सदस्य थे? 7। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? 7। तो अध्यक्ष सहित अध्यक्ष सहित। ड्राफ्टिंग कमेटी को हिंदी में किस नाम से जानते हैं? प्रारूप समिति। किस नाम से? प्रारूप समिति। बहुत बढ़िया। बताइए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो ऑटोबायोग्राफी है उनकी आत्मकथा उसको किस नाम से जानते हैं? अवेटिंग फॉर अ वीजा। अवेटिंग फॉर अ वीजा। अवेटिंग फॉर अ वीजा। बहुत सुंदर, बेमिसाल। बताइए विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस, हाँ ठीक है, यानी विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो संस्था है इसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 1917 में, 1944 में और 1963 में। 1900। अब विश्व रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुआ था। कब हुआ था? 1863 में। ठीक है। बताइए विश्व वानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। आप बताइए विश्व हीमोफीलिया दिवस। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हीमोफीलिया में क्या होता है बाबू? तो रक्त का थके नहीं जमता है। हीमोफीलिया ऐसा बीमारी है, रक्त आपका बह रहा है तो बह रहा है, उसमें रक्त जमबे नहीं करेगा, रुकबे नहीं करेगा। कोई दिक्कत है? इसी को शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को। कब? 23 अप्रैल को। यानी विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्विज स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्त, कल का मेरा टास्क है दोस्त कि कल अप्रैल तक हुआ था, यानी आज है, कल के लिए मेरा टास्क है मई से लेकर अगस्त तक नहीं, सितंबर तक याद करके आइएगा। मई से लेकर सितंबर तक आपको याद करके आना है। आप भी याद करके आइएगा। लूसेंट के विविध जो है ना, कौन
कब दिवस मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय दिवस है ना उसको आपको याद करके आना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बहुत बेमिसाल घटना चक्र के साइंस के साथ, और साइंस में खास करके बायोलॉजी। बहुत सुंदर। आइए तो पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में लोहा, तांबा, मैग्नीज और मैग्नीशियम में से कौन सा तत्व पाया जाता है बाबू? तो मैग्नीशियम। यानी क्लोरोफिल जो होता है ना दोस्त, उसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। कौन सा धातु? इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? जिंक। कौन से? जिंक। इंसुलिन के कलर कैसन होला? हल्का नहीं, उजला, उजला टाइप के, ठीक है। यानी इसमें जस्ता होता है, जस्ता के कलर कैसा होता है? सफ़ेदी कलर के। कोई दिक्कत है? अब देखिएगा, कैल्शियम कार्बन मैग्नीशियम एवं हाइड्रोजन में से क्लोरोफिल का घटक नहीं है। तो कैल्शियम जो है वह क्लोरोफिल का घटक, कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है। न तो कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम एवं हाइड्रोजन में से क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है, अन्यथा कार्बन, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोरोफिल का घटक है। प्रकाश संश्लेषण का बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है तो O2। यानी प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या प्राप्त होता है बाबू? O2। क्या चीज़? O2 प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं तो CO2 के। यानी प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होता है ना, उसमें हरे पौधे जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। किस में बाबू? तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा उपयोग की जाती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, उसमें पौधे के द्वारा कौन सी गैस यूज में लिया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे क्या करता है कि हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ना, उसको क्या करता है कि वह अवशोषित कर लेता है और उधर से ऑक्सीजन छोड़ता है। क्या चीज़? ऑक्सीजन छोड़ता है। हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? यानी हरे पौधा द्वारा जो सौर ऊर्जा जो है ना, सूर्य से प्राप्त होने वाला जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का ट्रांसफ़र किस में होता है? परिवर्तन किस में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा में। किस में? रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य प्रकाश, ऑक्सीजन, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में से उपस्थिति आवश्यक नहीं है तो ऑक्सीजन की। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो खुद उधर से देगा नहीं। चावल बनाने के लिए माड़ की ज़रूरत है क्या? नहीं। पानी के चावल को आपको ज़रूरत है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ईंधन की ज़रूरत है। और तो माड़ खुद निकलेगा, जब चावल दबदबा जाएगा तो उससे माड़ निकलेगा। कोई दिक्कत है? वही कह रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न आती हैं तो जल से। जो प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है ना, तो वह जल से आती है। कहाँ से बाबू? जल से आती है। जल क्या होता है? उत्सर्जित होता है ना। यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल की भी आवश्यकता होती है। ठीक, तो जल की आवश्यकता होती है तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन रिलीज करता है। कौन? पेड़ पौधा। आइए, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न आती हैं तो जल से। प्रकाश के प्रकारों में से पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है तो नीले और लाल प्रकाश का। देखिए, कहेगा कि सबसे अधिक तीव्र प्रकाश का अवशोषण किस में होता है बाबू? तीव्र प्रकाश का अवशोषण कौन करता है? हरे पौधे। कौन कौन से रंग का? तो नीला और लाल रंग का। नीला और लाल रंग का तीव्र गति से अवशोषण करता है पौधा। ठीक है। अच्छा, घास, शैवालों, वृक्षों एवं धान के खेतों में से पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती हैं तो शैवाल से। यानी शैवाल से अधिकांश मात्रा में ऑक्सीजन उत्पादित होता है। खुद ही कहते। क्लोरेला नामक शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यान में किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए क्लोरेला नामक शैवाल का प्रयोग करते हैं। खुद ही कहते। उसी से भोजन भी प्राप्त कर लेते हैं, ऑक्सीजन भी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन और ऑक्सीजन काफ़ी हाई मात्रा में पाया जाता है। अच्छा सर, प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में अथवा रात्रि में? प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो दिन में, सूर्य के प्रकाश में। अच्छा बताइए, सूर्य के प्रकाश का कितना % पौधा यूज करता है?
20%। बताइए परसेंट में बताइए। 20%। केवल 2% ही उसका यूज करता है। कितना? 2% ही यूज कर पाता है। 2% ही इसको चाहिए, उतना ही में कर लेगा अपना प्रकाश संश्लेषण। नहीं देखते हैं झमाझम बर्फबारी हो रही है, थोड़ा सा भी दिन उगा है तब पर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं हो जाएगी। कोई दिक्कत? वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाता है? उसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश के जिन रश्मियों का पर्णहरि द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है वह कौन सा है बाबू? लाल रंग। 100 में प्रकाश संश्लेषण है, वह लाल रंग होता है। कौन? लाल रंग। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश जिन राशियों का पर्णहरि द्वारा सर्वाधिक उपयोग करता है वह लाल रंग होता है। कौन होता है? लाल। प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक कहते हैं। नहीं, हरित वर्णक किसको कहते हैं? क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु। कौन सी? मैग्नीशियम। चापले रहो, बहुत बढ़िया। कृत्रिम प्रकाश। कौन प्रकाश? कृत्रिम प्रकाश। हाँ, कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। कृत्रिम जो प्रकाश है ना वह प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। कहने का मतलब है कि अंधेरा में अगर पेड़वा पर लाइट जला के छोड़ दोगे ना तो वो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेगा। बात समझ में आ रही है कि आ रहा है? आ रही है ना। ठीक है, तो देखिए कृत्रिम जो प्रकाश है ना बाबू, कौन प्रकाश? कृत्रिम प्रकाश, वो भी प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। लाइट जला दीजिएगा ना पेड़ पौधा भी, तो वो प्रकाश संश्लेषण अपना खाना बनाना चालू कर देगा। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है कौन से प्रक्रिया द्वारा? तो फोटोसिंथेसिस। इसको प्रकाश संश्लेषण हिंदिया में कहते हैं, अब फोटोसिंथेसिस इंग्लिश आवा में। कहीं कहीं सेटावा मारिएगा तो भेटा जाएगा फोटोसिंथेसिस, लिखले रहेगा हिंदी में लिखेगा फोटोसिंथेसिस। तब प्रकाश संश्लेषण को जानिए कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। देखिए वह प्रक्रम जो प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है तब प्राप्यत ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। यानी प्राप्यतम ऊर्जा जो होती हैं वह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती हैं और संचित हो जाती है। बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के अणु जो ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं कितना? तो 18। कितना बाबू? 18। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के अणु जो ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं वह कितने होते हैं? 18। क्लोरेला, बाघ, केंचुआ एवं कशकुहा में से अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो क्लोरेला। क्लोरेला नामक शैवाल। क्लोरेला क्या है? और डाइटम क्या है? कवक की शैवाल। तो डाइटम एक प्रकार का शैवाल है कि कवक है? पता नहीं। डाइटम कवक है शैवाल? जल्दी से दोस्त कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई दीजिए। बताइए क्लोरेला, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि डाइटम क्या है? कवक है कि शैवाल है? माननीय नेताजी, डाइटम क्या है? कवक है कि शैवाल है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण करना। पौधों के जड़ के क्या कार्य है? प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। करता है क्या? अरे जड़ नीचे धंसा रहेगा तो थोड़े ना। जड़ किसे कहते हैं? तब पौधों का वह रूट्स को जड़ कहते हैं। यानी कहने का मतलब दोस्त कि रूट उसको इंग्लिश में कहते हैं जड़ को। पौधों का वह भाग जो सूर्य के विपरीत दिशा में भागता है उसे जड़ कहते हैं। बोलो, प्रेम से बोलो, श्री रामचंद्र की नहीं। यानी कहने का मतलब है कि पौधों का वह भाग जो सूर्य के अपोजिट दिशा में बढ़ता है यानी विपरीत दिशा में, तो जड़ सूर्य ऊपर है, रूट नीचे ना। कितना बढ़िया डिफिनीशन है, बहुत सुंदर। आइए
याद हो रहा है ना दोस्त? जी। तो पौधा का जो जड़ होता है ना, वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। समझ रहे हैं ना? आइए, पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करना, यह कार्य नहीं करता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है प्रकाश संश्लेषण। यानी पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है कौन बाबू? तो प्रकाश संश्लेषण। अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती रहेगी तो पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ेगी। अब पेड़ पौधा काट दीजिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, क्या कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो गई। क्या हो गई? तो ना मुंह में लेवे लगवा क्या कार्बन डाइऑक्साइड। दिल्ली में क्या हाल हुआ है अभी? ऑक्सीजन कुछ दिन में दोस्त आने वाला टाइम में दिल्ली में ऑक्सीजन है पर पिठिया पर टांग टांग के आदमी पिएगा, कीनेगा, पिएगा। जैसे आज जल टंगा रहा है ना, वैसा ही ऑक्सीजन कुछ दिन में टांगना पड़ेगा। कंडीशन बड़ी दयनीय है। कहने का मतलब सर कि पर्यावरण के प्रति लोग जरा सा भी नहीं सोच रहे हैं। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, काटते चले जा रहे हैं। ठीक ना दोस्त? तो इसलिए कम से कम आप भी सजग रहिए, हम भी सजग हैं। पेड़ पौधा लगाएं अपना आस परिवेश में, अगर ज़मीन है तो, नहीं तो रोड के किनारे लगा सकते हैं। जमीन में लगाएं। बहुत सुंदर शुभ विचार। सुनिए, पादप पोषण। कौन सा बाबू? पादप पोषण। पादप पोषण में सुनिएगा, सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी तत्व हैं सल्फर। अगर सरसों है ना, रोपे है ना, उसमें सल्फर छीटिए, डालिए। तेल की मात्रा हौचा हौचा गिरेगा, खाली तेल है, खरी नहीं गिरेगा। खाने का मतलब, हाँ, कहने का मतलब खरी गिरेगा कम मात्रा में, ये नहीं कि खरिए नहीं गिरेगा तो फिर पेराएगा क्या। सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए, ठीक है, अत्यधिक उपयोगी तत्व कौन है? सल्फर। कौन है? सल्फर। ठीक है। घटपर्णी, अमरबेल, ब्लेडवर्ट एवं सूरजमुखी में से परजीवी पौधों की पहचान करें। तो अमरबेल। अमरबेल कैसा पौधा है? परजीवी पौधा है। कैसा पौधा है? परजीवी। परजीवी किसे कहते हैं? जो दूसरे जीव पर निर्भर रहे। नहीं, जो दूसरे जीव पर निर्भर रहे। मम्मी बनाएगी तबे बेटवा खाएगा, न तो उपास से रहेगा। अब एगो कह रहा है कि ना समोसा ना किन के खाली ही ना, समझ में आ रहा है? अब तो वैसे विकल्प खोजिएगा तो उसका तो बहुत सारा है। कोई दिक्कत है? पड़ोसियों घरे ढूक के खा लेगा, ओकर कौन एथी हिसाब है। तो घटपर्णी, अमरबेल और ब्लेडवर्ट एवं सूरजमुखी में से परजीवी पौधे की पहचान करें। तो कौन है परजीवी पौधा बाबू? अमरबेल। कौन है? अमरबेल। बहुत सुंदर। सुनिएगा, पोषक तत्व नाइट्रोजन, सिलिकॉन, बोरॉन में से दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है। तो बोरॉन। कौन? बोरॉन। यानी गांठ गठन के लिए क्या आवश्यक है? बोरॉन। बाप रे, इतना सुंदर घटना चक्र में पूछा है ना। ये सब क्वेश्चन दोस्तों यूपी पीसीएस में पूछ चुका है, हल्का में मत लीजिएगा। बीपीएससी यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, घटना चक्र का प्रीवियस क्वेश्चन है। आइए, तो कह रहा है कि गांठ गठन के लिए आवश्यक है तो बोरॉन। कौन आवश्यक है? बोरॉन। अच्छा, आयरन, मैग्नीज, कॉपर एवं मैग्नीशियम में से वह तत्व जो पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है। तो मैग्नीशियम सूक्ष्म पोषक है। ना तो सुनिएगा ध्यान से, यह हमेशा दोस्त पेपर में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है। बहुत सुंदर क्वेश्चन। देखिए, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मैग्नीशियम में से वह तत्व जो पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो मैग्नीशियम सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। सूक्ष्म पोषक तत्व कहने का मतलब है कि जिसकी मात्रा कम हो। तो मैग्नीशियम की तो मात्रा अधिक रहता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अंदर कौन चीज़? मैग्नीशियम धातु। ऐसा नाइट्रोजन, सिलिकॉन, बोरॉन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ये थी। गांठ के लिए कौन जरूरी है? बोरॉन। आयरन, मैग्नीज में बता दिए कि मैग्नीज क्या है? तो सूक्ष्म तत्व नहीं है। बोरॉन, जस्ता, सोडियम एवं ताम्र में से पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है। तो सोडियम अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है। तो सोडियम पौधों के लिए जरूरी नहीं है। सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में सोडियम जरूरी नहीं है। ना तो बोरॉन जरूरी है, जस्ता जरूरी है, ताम्र जरूरी है, तांबा।
सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम में से वह तत्व जो पौधों के लिए आवश्यक नहीं है, तो सोडियम अभी बताया ना, दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया है। पौधों में पानी पहुंचाता है तो जाइलम द्वारा, खनिज और लवण फ्लोएम द्वारा। अब फ्लोएम कहाँ पाया जाता है, जाइलम कहाँ पाया जाता है, डू यू नो? कहाँ? ध्यान से सुनिएगा दोस्त, जाइलम जो होता है ना वह पेड़ पौधों के जड़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जड़ में। जाइलम क्या करता है कि जाइलम जा लेके जा खेता पर खाए बनता, खेता पर काम करता जाओ, जब पानी पहुँचाओ तो खेता पर पानी लेके जाता है कहाँ से, घर से। तो कहने का मतलब है कि जाइलम यानी जड़ से वो क्या करेगा ना कि जाइलम पानी को लेकर और कहाँ पर ले जाएगा, पूरा पौधा के अंत तक, हर पार्ट में, पौधे के हर तना तक पहुँचाएगा। कौन? जाइलम। और जबकि फ्लोएम क्या करेगा सर, उधर से खेता पर से जब बीजे हो गए चावल तो उन्हें से फिर नीचे घरे, यानी कहने का मतलब है कि फ्लोएम पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पर? खुद ही कहते हैं। अब एक पत्ती खोज रहा था कि पेड़ के पत्ती काने है, वो पत्ती नहीं समझ में आ रहा है ना, पत्ती लीफ, उसको पतई कहते हैं भोजपुरिया में, पतई, पतैया के, समझ में आ रहा है ना, पतैया के पत्ती, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पत्ता जो होता है ना दोस्त, उसमें फ्लोएम होता है, अब वहाँ से जो भोजन तैयार होता है, तो ये भी पूछता है कि पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं? पत्तियों को, लीफ को, बार बार हम समझा रहा हूँ, लीफ को, यानी पत्तियों को पौधों का रसोई घर कहा जाता है। अब वहीं पर भोजन बनता है, अब वहीं से भोजन बन के कहाँ चला जाता है? नीचे। तो ये अपना आज से याद कर लीजिए कि फ्लोएम ऊपर है और जाइलम नीचे। अब फ्लोएम क्या करता है ऊपर से नीचे कि खाद्य पदार्थ, भोजन को क्या करता है, पौधे के हर भागों में पहुंचाता है, सप्लाई करता है। और जबकि जाइलम जल, खनिज लवण, खनिजो लवण के कहाँ है कि नीचे में ना जस्ता, बोरॉन ये सब मिलेगा, मैग्नीशियम, इसको पोषक तत्व कहाँ मिलेगा, आसमान में ना। अब वहाँ से तो फ्लोएम खाली पके पका भोजन पहुँचा देगा सबके। क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण, पतैया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा, वहाँ से भोजन तैयार होगा। फ्लोएम क्या करेगा कि बन गई हो तो हाँ द खेता पर पहुँचाई, समझ में आ गया, डिलीवरी मैन की तरह कार्य करता है। अब वहाँ से बने बनावल लेके सगरों छोड़ेगा, खुद ही कहते तब पौधे के विभिन्न भागों में। बहुत खतरनाक तरीका से आज समझाएं। देखिए पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए, यानी भोजन वहन के लिए। कौन जरूरी है? फ्लोएम। जब किसी वृक्ष के छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती हैं तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब किसी वृक्ष के छाल को वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती हैं तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि जड़ें जो होती हैं, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। जो जड़ होता है वह ऊर्जा से वंचित रह जाता है। चूँकि दोस्त फ्लोएम जो है ना वह भोजनमा पहुंचाएगा कैसे, तो छलवे के माध्यम से, छाल के माध्यम से। अब वो करी छील लीजिएगा तो कहाँ से, मामला समझ में आ रहा है कि नहीं? कहने का मतलब है दोस्त कि आपका है जो मेरा देख रहे हैं ना, आई नसबे पूरा काट के है छील लिया जाए, खाली हड्डियाँ छोड़ दिया जाए, हड्डियाँ छोड़ दिया जाए, तो क्या हम जीवित रह जाएंगे? नहीं। मेन माल तो पहुंच रहा है, ऑक्सीजन या ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो ये तो नस के माध्यम से ना, आ गुदवे में ना बहुत सारा मसल्स है, आ इहे काट के निकाल दे, खाली छोड़ दे सुखाल का, खुद ही कहते हड्डिया बोन को, तो उससे जीवित रहेगा आदमी? नहीं। तो वही चीज़ कहना चाह रहा है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, बने रहिए इतिहास। चलिए दोस्त हम लोग इतिहास में बढ़ते हैं। घटना चक्र का बहुत खूबसूरत इतिहास है। आइए गुप्त काल। कौन काल? गुप्त काल। आइए तो गुप्त वंश ने शासन किया था कब बाबू? तो 275 से 550 ईस्वी में। कब? 275 से 550 ईस्वी की अवधि के मध्य गुप्त काल शासन किया था, यानी गुप्त वंश शासन किया
था। कब से कब? 275 से 550 ईस्वी तक। 4 अश्वमेघों का संपादन किसने किया था बाबू? तब प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्त राजा देवगुप्त एक अन्य नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम क्या था? तो देवगुप्त। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की? समुद्रगुप्त। यानी प्रथम गुप्त शासक, वह कौन से प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था? बताइए जल्दी से। तो समुद्रगुप्त। कौन बाबू? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और समुद्रगुप्त क्या है बाबू? तो उसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। कौन सा उपाधि? परम भागवत की उपाधि। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख जानकारी देती हैं तो समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। यानी प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख जो है ना, वह जानकारी देती हैं समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है तो जहांगीर का। किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। यानी समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति है ना, उस स्तंभ पर किसका लेख मिलता है बाबू? जहांगीर को। और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्थापत्य का स्वर्ण काल, शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। हिंदी का स्वर्ण काल, अकबर के शासन काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। नहीं, वह कौन सा ऐसा शासक था? वह कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसने चित्रकला के लिए एक कारखाना की स्थापना किया था? तो कौन? हुमायूं। कौन? हुमायूं। बहुत बेमिसाल आंसर, बहुत बढ़िया। बताइए समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था? महेंद्र। क्या नाम था? महेंद्र। जी, हरेंद्र के बड़ा भाई महेंद्र। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था बाबू? महेंद्र। क्या था? महेंद्र। पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की। पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी किसका बाबू? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त देखिएगा परम भागवत की भी उपाधि धारण किया था। भारत का नेपोलियन भी कहा गया समुद्रगुप्त को। और क्या शर्त? पृथ्विया प्रथम वीर की। चलिए दोस्त, हरिसेन दरबारी कवि था किसका? तो समुद्रगुप्त का। हरिसेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। पृथ्विया प्रथम वीर की उपाधि किसको मिली थी? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। हमेशा पेपर में पूछता है प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन है? हरिसेन। कौन है? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन है? हरिसेन। कोई दिक्कत? दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश व उनके राज्य बता रहा हूँ। धनंजय का संबंध किस राज्य से था? तो कुस्तलपुर से। किससे? विष्णुगोपा का कांची से। उग्रसेन का संबंध किस राज्य से था? तो पालक्का से। कोई दिक्कत है? और नीलराज का संबंध अमुक्त से। हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। ये भी पेपर में एकदम बिजोड़ कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। हुणों ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था बाबू? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। मौर्य, शुंग, कुषाण तथा गुप्त में से वह राजवंश जो हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश के शासनकाल में हुणों ने आक्रमण किया था और जिससे कि गुप्त राजवंश अत्यंत यानी काफ़ी मात्रा में विचलित हुए थे। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ की जागृति में है बाबू? तो चंद्र के। यानी दिल्ली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में जो उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ है ना दिल्ली में, ठीक है, लौह स्तंभ स्मृति में है तो चंद्र के। लौह स्तंभ की जो स्मृति है उसमें क्या है बाबू? तो
चंद्र की स्मृति है। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था, भीतरी स्तंभ लेख। यह पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस स्तंभ लेख से पता चलता है कि हुणों को पराजित किया था किसने बाबू? स्कंदगुप्त। तो भीतरी स्तंभ लेख से। किससे? भीतरी स्तंभ लेख से। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। गुप्त साम्राज्य पतन का कारण क्या था? आखिर गुप्त साम्राज्य क्यों पतन हो गया? जिसे पूछता है आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का क्या कारण था, तो बाढ़। विजयनगर साम्राज्य के पतन के क्या कारण था? तालिकोटा के युद्ध 1565 ईस्वी में। वाटरलू के ये थी विनाश का या पतन का क्या कारण था? वाटरलू कह रहा हूँ। नेपोलियन के पतन के क्या कारण था? तो 1815 में वाटरलू का युद्ध, 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध नेपोलियन के पतन का कारण था। समझ में आ गया ना? तो उसी तर्ज पर बताइए कि कौन सा ऐसा कारण था जिससे गुप्त साम्राज्य पतन हो गया धीरे धीरे। सुनिएगा, हुण आक्रमण। एक तो हुण आक्रमण करने लगा सबसे पहले स्कंदगुप्तवा के शासनकाल में। नहीं, अब भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि हुणों को स्कंदगुप्त ने क्या किया था? पराजित किया था। नहीं, एक तो हुण का आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा। प्रशासन का सामंतीय ढांचा हो गया। अब सामंतीय ढांचा कहने का मतलब है बहुत भाई लोग को सामंत नहीं पता चलता होगा कि सामंत किसे कहते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए गांव के मुखिया हो गए, गांव के मुखिया जीत गए। अब गांव के जो मुखिया जीत गए, गांव में बहुत प्रॉपर्टी वाला आदमी है, गांव में बहुत, यानी मुखिया जी जो जीते हैं उससे बहुत बड़ा बड़ा आदमी है गांव में पैसा में। अब क्या किया कि ये तो बन गया मुखिया, लेकिन पैसा जो ले रहे हैं ना, पैसा की जरूरत पड़ रहा है तो सामंत के पास जा रहे हैं। किसके पास? कौन? मुखिया जी। इसी तर्ज पर आपको बता रहा हूँ, अब वर्ल्ड में ले चल रहा हूँ। उसी तरीक़े से क्या होता था कि पहले जो राजा हुआ करता था तो उसके पास सामंत कुछ रहते थे, उसके माने जानकार में। वह सामंत क्या करते थे बाबू कि वह राजा को ऋण प्रदान करते थे। राजा को कर्ज जब भी घटता था पैसा वैसा, तो राजा क्या करते थे? अपने सामंत से ले लेते थे। तो अक्सर आप लोग देखे होंगे पल्लव चाहे ये सब कांचीपुरम चोल वंश इधर क्या किया था कि सामंत ने ही अटैक कर रहा था। जैसे देखा कि कर्ज देते देते काफ़ी कर्ज दे दिया तो राजा को अपने काबू में ले लिया, और राजा को अपने काबू में लेकर अब पुनः अपने आप शासन करने लगता था। समझ में आ रहा है ना? चाइना पॉलिसी अपनाता था। समझ में आ रहा है ना? चाइना क्या कर रहा है आज की डेट में? किसी भी देश को पैसा देकर अपने चंगुल में फंसा ले रहा है। अब वो जैसे मन तैसे आपको नचाएगा। समझ में आ रहा है ना बात? यानी कहने का मतलब दोस्त, इसी तरीके से सामंत होता था। सामंत बहुत पूंजीपति वाला आदमी होता था, समृद्ध होता था। उससे राजा, जो पैसा राजा के पास घटता था उसको पूर्ति कौन करता था? सामंत। और जब राजा के पास ढेर कर्ज हो जाता था, सामंत का ढेर बकाया, तब धीरे धीरे कहता था कि आओ कम बैक टू ही। हाँ, कहने का मतलब है कि मेरे अधीन आइए, कम बैक टू हियर। नहीं, और धीरे धीरे क्या करता था कि राजा पर अटैक कर लेता था, काहे कि भारी कर्ज से अब दब गए, करिएगा क्या? और धीरे धीरे शासन अपने आप शासक बन जाता था, यानी राजा बन जाता था। तो एक तो प्रशासन का मतलब कि पतन का, इसका प्रशासन का सामंतीय ढांचा, यानी सामंत जो था प्रशासन में भाग लेने लगा, ये भी इसका पतन का कारण था। उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना। उत्तरवर्ती जो गुप्त थे उनको बौद्ध धर्म स्वीकार करा लिया गया। अयोग्य उत्तराधिकारी, जो उत्तराधिकारी आते गए वह अयोग्य होते गए। अयोग्य माने जो लंपट हैं, थोड़ा सा सही नहीं है, कहने का मतलब है कि वैसे शक्तिशाली नहीं है। इससे क्या हुआ? धीरे धीरे अटैक करके लूटते गया। अंत में क्या हो गया? गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। गुप्त वंश का संस्थापक थे श्रीगुप्त। कौन? श्रीगुप्त। आइए, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण हो गया। शक विजेता के रूप में जाना जाता है किसे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में शकों ने आक्रमण किया और शकों पर विजयी कौन प्राप्त किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता है बाबू? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को। शक के राजा जो रुद्र सिंह तृतीय थे ना, इसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किए थे? पराजित किए थे।
रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था बाबू? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा किया था किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही फाहियान भारत आया था। अब फाहियान कहाँ का रहने वाला था? चीन का। कहाँ का? चीन का। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। अब वहीं हर्षवर्धन के शासनकाल में आया तो पांचवी बौद्ध संगति हुआ। पांचवी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ कहाँ पर? कनौज। कनौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उसका अध्यक्ष कौन हुए? ह्वेनसांग। किसके शासनकाल में हुआ? हर्षवर्धन के शासनकाल में। कब हुआ? तो 7वीं सदी में। 7वीं सदी में। नहीं समझ में आ गया? अरे मजा आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। कुमारगुप्त प्रथम का संबंध किस अभिलेख से है बाबू? कुमारगुप्त प्रथम का अगर पूछेगा कि कुमारगुप्त फर्स्ट किस अभिलेख से, तो मंदसौर अभिलेख से संबंधित है। कुमारगुप्त फर्स्ट किससे संबंधित है? मंदसौर अभिलेख से। पतिक अभिलेख का संबंध किससे है? तक्षशिला अभिलेख से। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए दोस्तों, अब हम लोग करेंट पढ़ेंगे आज के। चलिए दोस्तों, आज के बेमिसाल एकदम लाजवाब करेंट अफेयर्स है, इस पर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत सुंदर ज़बरदस्त होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां ये हो गया था क्या कल? ठीक है, यानी सुनिएगा, अर्थशॉट आज के है कि अर्थशॉट पुरस्कार, ठीक है, अर्थशॉट पुरस्कार 2023 S4S प्रौद्योगिकी एवं भूमित्रा को भारतीय नवाचार में मिला है। भारतीय नवाचार में मिला है। इंडियन इनोवेशन, इनोवेशन मैंने समझ रहे हैं, नवाचार करना, तो कोई चीज़ का खोजना। तो किसको किसको मिला है? अर्थशॉट पुरस्कार 2023 S4S प्रौद्योगिकी एवं भूमित्रा को मिला है। कौन सा पुरस्कार बाबू? अर्थशॉट पुरस्कार। इस पुरस्कार को इको ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, यानी इको ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। किसको? अर्थशॉट पुरस्कार को इको ऑस्कर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में, यानी पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ ऐसा इनोवेशन कीजिएगा, खोज कीजिएगा, तब आपको यह अर्थशॉट पुरस्कार मिलेगा। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कोपेनहेगन में किया गया। कोपेनहेगन कहाँ का राजधानी है बाबू? डेनमार्क का। किसका? डेनमार्क का। और ग्रीनलैंड का राजधानी नूक। और ग्रीनलैंड जो है द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ग्रीनलैंड द्वीप पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का। डेनमार्क नहीं, डेनमार्क। हाँ ठीक है, तो किसका अधिकार है? डेनमार्क का। कोई दिक्कत, कोई डाउट? यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ बाबू? कोपेनहेगन। और कोपेनहेगन डेनमार्क के राजधानी है। ठीक, डेनमार्क को देखकर क्या ख्याल है? पवनों का देश किसे कहते हैं? और पवन चक्कियों का देश? पवन चक्कियों का देश डेनमार्क है। और पवनों का देश आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पवनों का देश किसे कहते हैं। आइएगा, थीम क्या है बाबू? तो यातना और अन्य दुर्व्यवहार इसका थीम में है। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान का जो 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, इसका थीम क्या है बाबू? तो यातना और अन्य दुर्व्यवहार। इसमें भारत की ओर से श्री अरुण मिश्रा NHRC के अध्यक्ष, जो कि वर्तमान में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। NHRC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिकार, ठीक है, संरक्षण आयोग। खुद ही कहते हैं, यानी कहने का मतलब बाबू कि इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी? तो श्री अरुण मिश्रा। श्री अरुण मिश्रा। अच्छा, NHRC की स्थापना किस अधिनियम से हुआ था? 1993 के अधिनियम से। किस अधिनियम से बाबू? 1993 का अधिनियम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस ना, और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस के रूप में मनाया जाता
है। ठीक। अच्छा जी, मानवाधिकार जो आयोग है NHRC जो है, इसकी स्थापना 1993 के अधिनियम से हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। रंगनाथ इसके जो स्थापना हुआ था ना, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो स्थापना हुआ था, यह रंगनाथ समिति के सिफारिश पर, रंगनाथ समिति के सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना हुआ था। ठीक है। हाल ही में श्रीलंका और थाईलैंड ने वीज़ा मुफ्त भारत के लिए घोषणा किया है कि हम भारत के लिए वीज़ा मुफ्त। कौन कौन देश? श्रीलंका और थाईलैंड, 2 गो आ गया, श्रीलंका और थाईलैंड। जी मचल के रह जा रहा है उसका। काश मेरे पास पासपोर्ट होता। ठीक है, देखिए, ठीक है। 37वें राष्ट्रीय खेलों, 37वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ है बाबू, 37वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ है ना, यह कब? तो 2023 में हुआ है। कहाँ पर? तो गोवा में। PM ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका स्वागत के उद्घाटन किए हैं। कौन? तो गोवा में। आप PM कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी। इसने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गोवा में क्या किए हैं? इसका उद्घाटन यानी शुरू किए हैं। इसका शुभंकर पूछ देगा तो कि क्या है 37वां राष्ट्रीय खेल का? तो मोगा। क्या चीज़? मोगा। थीम क्या है? तो गेट सेट गोवा। क्या चीज़? थीम क्या है? तो गेट सेट गोवा, गेट सेट गोवा। ठीक है। अच्छा, पहली बार राष्ट्रीय खेल कब हुआ था? तो 1924 में। पहली बार राष्ट्रीय खेल कब हुआ था? तो 1924 में। अब सोचिए, उस समय हमारा देश भी नहीं आज़ाद था। उस समय यह खेल पहली बार लाहौर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। पहले एक ही में था, तो भारत में ना आएगा? खुद ही कहते नहीं ना, समझ रही हो? ठीक। अच्छा, आओ। ठीक है। यानी कौन बाबू? पहला कौन जी? तो लाहौर में। पहला राष्ट्रीय खेल लाहौर में। अच्छा, कब हुआ था? 1924 में। 36वां राष्ट्रीय खेल जस्ट इससे पिछला, यानी पिछला साल जो हुआ था, वह गुजरात में हुआ था। इसका सावक शुभंकर था। पिछला वाला के शुभंकर सावक था। फर्स्ट रैंक पर सर्विसेज था। फर्स्ट रैंक पर कौन आया था? सर्विसेज था। अबरीदान जो 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ है बाबू, इसमें फर्स्ट रैंक पर महाराष्ट्र आया है। 228 पदक के साथ महाराष्ट्र जीता है। कौन? महाराष्ट्र। यह 200 से अधिक पदक जीतने वाला एकमात्र भारत का राज्य हो गया है। कौन? महाराष्ट्र। ये पेपर में जरूर आएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्त। टोक्यो ओलंपिक कौन से क्रम का था बाबू? 48वां क्रम का। 48 क्रम का। अच्छा, इसका शुभंकर मीराई तोवा। मीराई तोवा। टोक्यो पैरालंपिक कौन क्रम के था? 24वां क्रम के। इसका क्या था बाबू शुभंकर? सोमाइटी। कौन था? सोमाइटी। कॉमनवेल्थ गेम्स का कौन सा क्रम था? चौथा क्रम था। कॉमनवेल्थ गेम्स का चौथा क्रम था, चौथा। ठीक है। अच्छा, यह कौन सा ये था बाबू? सॉरी, क्रम नहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का रैंक कौन सा था? चौथा। उसी तरह से टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा? 24वां रैंक था। टोक्यो ओलंपिक में कहेगा तो 48वां रैंक था। कॉमनवेल्थ गेम में चौथा रैंक भारत का आया था। इसका शुभंकर अगर कह देगा कि कॉमनवेल्थ का क्या था, तो पेरी द बुल। पेरी द बुल। एशियन गेम्स, एशियन गेम्स को दिखा दो। चलिए दोस्त, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन की प्राप्त हुई है। चीन को, यानी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किस यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है बाबू? तब पेकिंग यूनिवर्सिटी। या पेकिंग यूनिवर्सिटी कहाँ के है? चीन के हैं। देखो, हाल ही में चर्चा में रहा ओलंपस। अच्छा, भारत के इसमें बताइए कि क्यूएस जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ना, इसमें भारत का कौन सा संस्थान टॉप पर है? तो IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे। हाल ही में चर्चा में रहा ओलंपस AI। AI के मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में चर्चा में रहा ओलंपस AI मॉडल का संबंध अमेजन से है। किससे है बाबू? अमेजन से है। ठीक है। आयुर्वेद दिवस धन्वंतरि के जन्म दिवस पर धनतेरस पर मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस इस बार 10 नवंबर को मनाया गया। आज ही एक्चुअल में धनतेरस है। आज ही धनतेरस है। खुद ही कहते
देखिए आज ही धनतेरस है, थीम क्या है? तो एक बार आयुर्वेद, एक बार आयुर्वेद, एक बार आयुर्वेद का तेल रखिए, दिमाग शांत रहेगा। नहीं, हाँ ठीक है, ठंडे ठंडे। तो कहने का मतलब है कि एक बार आयुर्वेद इस बार की क्या है बाबू? थीम है। तो आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? धनतेरस को, 10 नवंबर को इस बार पड़ गया है। समझ में आ रहा है? वहीं तो आपको डिनोट करना चाहते थे। धनतेरस को मनाया जाता है, यानी दीपावली से पहले धनतेरस होता है ना, उसी दिन आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस बार 10 नवंबर को पड़ा है धनतेरस, आज ही के दिन, इसलिए आज आयुर्वेद दिवस भी है। खुद ही कहते हाल ही में वर्ष 2027 से 28 तक पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति महाराष्ट्र की है। यानी हाल ही में वर्ष 2027 से 28 के लिए पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति कौन से राज्य ने जारी किया है? महाराष्ट्र राज्य ने। इसका उद्देश्य क्या है? तो निर्यात को 150 मिलियन तक पहुंचाना, निर्यात को 150 मिलियन तक पहुंचाना। हाल ही में पहली इंडस एक्स निवेशक बैठक का आयोजन नई दिल्ली में हुई है, नई दिल्ली में हुई है। यह भारत और यूएसए के बीच में हुआ है। यह बैठक जो है भारत और यूएसए के बीच में हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है बाबू? तो यह यूएसए और भारत के बीच रक्षा क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए। कौन सा बाबू? तो इंडस एक्स निवेशक का बैठक हुआ रक्षा क्षेत्र में गति प्रदान करने के लिए। हाल ही में 2+2 डायलॉग पहली बार बताइए कब आयोजित किया गया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई करें। 2+2 डायलॉग पहली बार, कल के लिए मेरा क्वेश्चन रहेगा कि 2+2 डायलॉग पहली बार कब आयोजन किया गया था 2+2 डायलॉग का? अभी हाल ही में 2+2 डायलॉग भारत और यूएसए के रक्षा मंत्री द्वारा, 2+2 के मतलब समझ रहे हैं दोस्त? 2+2 के मतलब कि दो देशों के बीच दो मंत्री, केवल विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और इसमें भाग लेंगे। ठीक है, यानी इसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं, इसलिए इसे 2+2 का वार्ता कहते हैं। यानी भारत और यूएसए के बीच होता है, तो यूएसए के दो यानी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, और भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इस वार्ता में भाग लेते हैं। तो बताइएगा, आप कल के लिए क्वेश्चन है मेरा कि पहली बार यह 2+2 वार्ता कब हुई थी? ठीक है, हम आपके क्वेश्चन का आंसर के लिए बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। कृपया आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा और एक लाइक बटन दबा दीजिएगा। यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, शेयर कीजिए। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए दोस्त, यहीं पर क्विज को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।